कंप्यूटर का दिया था वो चार्ल्स बाबेज ने दिया था, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। ये जस्ट एक ओवरव्यू है इसका। अच्छा जी, उसके बाद जो एडा लुबेलिस है ना, इसने ये कहा जाता है कि इसने फर्दर क्या किया था, उस पर काम किया था कंप्यूटर पे ना, जो एल्गोरिदम है ना कंप्यूटर का, वो किसने दिया था, इसने एडा ने। कंप्यूटर का जो एल्गोरिदम है वो किसने दिया था, एडा ने। कंप्यूटर का जो आइडिया है वो किसने दिया था, चार्ल्स बाबेज ने। और लास्ट में हम देख लेते हैं एलन टर्निंग है जो, इसने क्या किया था, इसने जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है ना, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो किसने दिया था, एलन जो टर्निंग है उसने। तो मीन के जो कंप्यूटर है उसकी जो इन्वेंशन है वो क्या है, किसी एक पे नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जो फलां बंदा है उसने पूरे का पूरा कंप्यूटर बनाया, नहीं। जो कंप्यूटर है उसका जो रोल, मतलब कंप्यूटर बनाने में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट रोल प्ले किए हुए हैं। जी बच्चे, समझ आ गई सबको? स्क्रीन और वॉइस में कोई इशू तो नहीं है? नो मैम, क्लियर है। नो मैम, क्लियर है। अब ये जो साइट में ना, ये जो हाईलाइटेड है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ये है कंप्यूटर की टाइप्स। ठीक है, ये कंप्यूटर की टाइप्स है और ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वो जनरली जो है वो एक क्वेश्चन दे देता है और वो कहता है कि ये जो इस तरह की डीलिंग है वो कौन सा कंप्यूटर करता है। तो उसको हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर जो होता है, जैसे कि ये बड़े बड़े काम जो होता है उसको देखता है। जैसे अगर हम बोलें कि वेदर फोरकास्टिंग है, तो जो वेदर फोरकास्टिंग है ना, ये जो नॉर्मल हमारे घरों में कंप्यूटर्स पड़े होते हैं जिनको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, ये इनसे नहीं होता। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें न्यूक्लियर साइमुलेशन की, ठीक है, जैसे रडार्स को डिटेक्शन करते हैं, वो सारा जो सिस्टम होता है ना किसी भी रडार का, वो कोई भी रडार है, ठीक है, चाहे S-400 है या चाहे HQ-9 है, तो उसके साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगा होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ रडार सिस्टम। जो रडार सिस्टम होता है ना उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम उसका पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रखता है, वो सारी कैलकुलेशंस करता है कि अगर यहाँ से मिसाइल निकलेगा तो कितने टाइम में उधर पहुंचेगा। ठीक है, सारी कैलकुलेशंस कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना बेसिकली, वो किस पे कॉन्सिस्ट कर रहा होता है, सुपर कंप्यूटर पे। और एक और चीज़ भी अंडरस्टैंड कर लें, अगर किसी भी, जैसे कि हमने ये देखा, हमने ये लास्ट टाइम जो है वो जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान वार चल, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं है सबको? No, ma'am, you are not audible. स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही है मैम। मैम ना वॉइस है ना स्क्रीन है। पता है, मुझे वॉइस क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, जब वॉइस क्लियर ना हो तो मुझे वॉइस किया करें, ठीक है, मैसेज ना किया करें, क्योंकि मैसेज में जब इधर आती हूँ तो मुझे नजर आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी मैम। यस जी मैम। हम ये देख रहे थे कि जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या करता है, कि जो सुपर कंप्यूटर होता है, ये जैसे ही बड़े 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 जो काम होते हैं ना वो इससे होते हैं। जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, ठीक है, और दूसरी मैंने इसको एग्जांपल आपको दी कि न्यूक्लियर सिमुलेशन जब वो करते हैं, उसकी मैंने आपको मिसाल दी, उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हम बात करें रडार सिस्टम्स की,
तो रिडार सिस्टम का आपको आइडिया तो होगा रिडार कैसे काम करता है। उसके अंदर ना 3-4 यूनिट्स होते हैं, एक में मिसाइल फिट होता है, एक ऑपरेटिंग यूनिट होता है। तो मेन जो काम होता है ना वो ऑपरेटिंग यूनिट का होता है। वो जो ऑपरेटिंग यूनिट या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो मेजर कर रहा होता है कि जो मिसाइल है इसको कब फायर किया जाए, कितने सेकंड्स में टारगेट तक पहुंचेगा, ये सारी कैलकुलेशंस ना वो करते हैं। तो बेसिकली रेडार्स के अंदर जो कंप्यूटर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये भी होता है जो बड़ा डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होते हैं। और इसमें आप ये कह लें कि कुछ जो बिजनेसमैन है ना वो इसी को यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर को। जो बहुत ज़्यादा डाटा होता है वो किसमें स्टोर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में, और ये पर्सनल कंप्यूटर से डिफरेंट होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिनी कंप्यूटर की। अब जो मिनी कंप्यूटर है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा, मतलब थोड़ा सा उससे छोटा होगा। दूसरा ये होगा कि ये डाटा भी इतना ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएगा। लेकिन इसको भी जब ज़्यादा डाटा हो, इतना डाटा कि जो पर्सनल कंप्यूटर हैंडल ना कर सके, तो वो कौन हैंडल करेगा, मिनी कंप्यूटर। और उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ना इसमें आता है, इसमें लैपटॉप्स आते हैं, डेस्कटॉप्स आते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप जो पर्सनल कंप्यूटर होती है वो आती हैं, उस पर लैपटॉप्स आते हैं। उसके बाद इसमें मोबाइल आ जाता है, टैबलेट्स आते हैं, और कैलकुलेटर्स वगैरह जो है वो माइक्रो कंप्यूटर में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो होंगे ना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मीटर होते हैं मोस्टली वोल्टेज को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, तो ये भी माइक्रो कंप्यूटर्स में आएंगे। क्योंकि इनका काम क्या होता है, एक या दो पैरामीटर को मेजर करना, ना कि बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स को मेजर करना। जी बच्चे समझ आ गई है। जी मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट है व्हाट इज़ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। हम कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं ना, हमने उसका देखा कि उसकी इन्वेंशन में किस किस का रोल है। ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने, किस साइंटिस्ट ने आइडिया दिया, किसने कंप्यूटर का एल्गोरिदम दिया, किसने सॉफ्टवेयर दिया। ठीक है, फिर हमने कुछ उसकी टाइप्स देख ली कि सुपर कंप्यूटर, बड़े लेवल के कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। अब हम ये देखेंगे, अब थोड़ा सा ना हम समझते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो दो टर्म्स हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है डाटा और एक है इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है कि कोई भी फैक्ट और फिगर्स जो आप इकट्ठी करते हो। ठीक है, कोई भी फैक्ट्स और फिगर्स जो आप इकट्ठी करते हो लेकिन उनको आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ। ठीक है, कोई भी स्टैट, कोई भी इस तरह का फैक्ट, फिगर, सिंबल्स, कुछ भी इस तरह का, उसको जब आप क्या करते हो, उसको हम वैसे डाटा बोलते हैं। डाटा के अंदर क्या आती हैं, फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबल्स। जब आप इनको इकट्ठा करते हो तो ये अनप्रोसेस्ड होते हैं, इनको आपने अरेंज नहीं किया हुआ, इनको ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ। जब यही डाटा आप ऑर्गेनाइज करते हो तो ऑर्गेनाइज डाटा को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। समझ आ गई। अब आपने इसको याद Yes, रखना ma'am. है। ठीक है, आपने याद रखना है कि अब आपको समझ होना चाहिए। हम कहते हैं ना कि इस चीज़ पे बहुत डाटा है और इस चीज़ पे बहुत इंफॉर्मेशन है, तो समझ आ गया कि डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन का मतलब होगा कि उसके बारे में जो भी चीज़ आज तक है वो सारी ऑर्गेनाइज है, एक सीक्वेंस में है। ठीक है, इस तरह से है कि समझ आ रही है कि ऐसे ऐसे है। लेकिन जब वो डाटा होगा तो उसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइज नहीं है, अनप्रोसेस्ड है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आईटी भी बोलती है। और आजकल तो ये भी आप सुन लें कि जैसे ये जो एक जॉब है, मैम वॉइस नहीं है आपकी।
ये बच्चे वॉइस क्लियर है अभी? जी मैम अब क्लियर है। शायद यहाँ पे ना कोई वेदर की वजह से कुछ ना इंटरनेट इशू हो रहा है, लेकिन मतलब सिग्नल्स तो पूरे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम देख रहे थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं आईटी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी आपको पता है कि इसका बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोप है, हर चीज़ में एआई आ गया है। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आप किसको पढ़ते हो? एआई को। So what is information technology? Processing and distribution of data using digital electronics including computer. कंप्यूटर को यूज़ करते हुए जो डाटा है उसकी प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बात समझ रहे हैं? हमने ऊपर डाटा का डिफरेंस, डाटा और इंफॉर्मेशन का डिफरेंस देखा, और फिर हम ये देख रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसमें जो डाटा होता है वही क्या होता है? वो या तो प्रोसेस होगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा यूजिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें एक जो चीज़ यूज़ की जाती है वो क्या है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर को और टेली कम्युनिकेशंस को यूज़ करके डाटा को प्रोसेस किया जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली यहाँ पे बताने का मतलब मकसद क्या है कि कंप्यूटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आजकल क्या है, जितना भी डाटा हम जिस भी चीज़ पर डाटा है उसको ऑर्गेनाइज, उसको प्रोसेस करने में किसका मेजर रोल है? कंप्यूटर का। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कैलकुलेशंस हैं, जैसे टेबल्स हैं। अगर हम लोग टेबल्स याद करते हैं तो हम कितने टेबल्स याद कर लेंगे? अगर किसी बंदे की मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग है तो वो कितने टेबल्स याद कर लेगा? ठीक है, वो फिर भी इतने ज़्यादा टेबल्स याद नहीं कर सकता। वो इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर सकता जितनी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कंप्यूटर विद इन सेकेंड्स करता है। इसी तरह कोई भी इंसान इंफॉर्मेशन इतनी अपने ब्रेन में स्टोर नहीं कर सकता जितनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होती है। तो दैट मीन कंप्यूटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी मेन चीज़ क्या है? मेन ये किस चीज़ के लिए बना हुआ है? डाटा को प्रोसेस और स्टोर करने के और ऑर्गेनाइज करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, और इसको अब आजकल क्या है, इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन आई है, अभी जो इसके अंदर मॉडिफिकेशन आई है वो बेसिकली क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अंदर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे दी जाती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, और वो क्या करता है, जिस तरह की फिर उसको कमांड दी जाती है उसकी बेस पे वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को वो मोल्ड भी कर लेता है, वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन को मिक्स भी कर लेता है। लेकिन जो पहले कंप्यूटर थे उसको अगर हमने 2+2 4 बोला तो वो 4 ही देगा। ठीक है, लेकिन जो एआई है उसमें क्या है, अगर हम उसको 2+2 कहते हैं कि अगर इसके डिफरेंट बताओ, क्या क्या 2+2 4 ही बनेगा, तो वो क्या करेगा? खुद से कैलकुलेशन करके प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए, कुछ अपनी नेटवर्किंग को यूज़ करते हुए 2+2 को 4 और बाकी डिफरेंट उससे अगर कोई कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कोई भी बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग कहते हैं कि 1 और 1 11 होता है, तो वो आपको हो सकता है ये प्रोडिक्शन भी दे दे। बताने का मकसद क्या है कि वो क्या करता है? वो ऑटो पे काम करना शुरू कर देता है, एंड दैट इज एआई। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो एडवांसमेंट है वो क्या है? एआई है। जी बच्चे, क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि जो कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है। हमारे पास जो कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है और डेस्कटॉप है, तो वो कैसे काम करेगा? तो वो सबसे पहले क्या करता है? इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और आपको बदले में क्या देगा? आउटपुट देगा। जी बच्चे, क्लियर है? सबसे पहले वो क्या करेगा? इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस कौन करेगा? सीपीयू प्रोसेस करेगा। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और बदले में क्या देगा? आउटपुट देगा। अच्छा, थोड़ा सा गौर करना है आपने, थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि जब हम कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, हम भी कोई भी डिजिट लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसके सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है और वो बदले में हमें क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है, रिप्लाई करता है, हमें आउटपुट देता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें डिफरेंस है। अब हम उसको किस में इनपुट देते हैं? अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, हम उसको इनपुट देते हैं अपनी लैंग्वेज में, जो हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज है उसमें हम उसको इनपुट देते हैं।
या उर्दू में दे लेंगे या हिंदी में दे लेंगे, क्योंकि ये भी ऑप्शंस होते हैं। अब कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता, ठीक है। वो ये नहीं समझता कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का क्या मतलब है। कंप्यूटर को उसका उससे कंसर्न नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज में उसको इनपुट दे रहे हैं। अब ये जो प्रोसेसिंग हमने पढ़ा है ना, इस प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा कि सीपीयू के अंदर जो चिप्स लगी होंगी वो क्या करेंगी, वो जो अल्फ़ाबेट्स जाएंगे उनको वो कन्वर्ट करेगी बाइनरी लैंग्वेजेस में। बाइनरी लैंग्वेज कह सकते हैं या कंप्यूटर लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है। तो जो उसको कन्वर्ट करेगा वो बाइनरी लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और फिर उसी लैंग्वेज में वो आंसर करेगा। उसी लैंग्वेज में वो क्या करेगा, सीपीयू आंसर देगा। और फिर वो जो जिस लैंग्वेज में आंसर देगा उस लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाएगा ह्यूमन लैंग्वेज में। बात समझ आ गई? यस मैम। जी मैम। अब ये देखें कि जो कंपाइलर्स होते हैं या इंटरप्रेटर्स होते हैं, ठीक है, जो कंपाइलर्स होते हैं वो यही काम करते हैं। वो हमारी या इंटरप्रेटर जो इंटरप्रेट उन्होंने करना होता है वो क्या करती हैं, जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में, और फिर कंप्यूटर उसको क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। फिर दोबारा से वो जो जब वो रिप्लाई करेगा अपनी लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, फिर उसकी इंफॉर्मेशन को दोबारा से कन्वर्ट किया जाएगा ह्यूमन लैंग्वेज में। और ये काम कौन करता है, कंप्यूटर के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर्स। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर मौजूद ना हो तो क्या होगा, अगर हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे तो वो हमें आउटपुट नहीं देगा। दैट मीन कि कंप्यूटर एक तो हमें जो सामने नज़र आ रहा है वो तो आ रहा है नज़र, इसका मतलब क्या है कि उसके बैक एंड पे क्या है, इंस्ट्रक्शंस है, और वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस किस चीज़ की हैं, वो बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ही क्या कर रहा होता है, उसको पूरे का पूरा इंटरनली उस कंप्यूटर के मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। जी, ये हमने देख लिया कि जनरली एक कंप्यूटर जो है वो कैसे काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब वो कंप्यूटर के पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं वो होते हैं हार्डवेयर, ठीक है, जो फिजिकल होते हैं। फिजिकल जो होंगे जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच भी कर सकते हैं, वो क्या है, हार्डवेयर। ऑन द अदर हैंड वो पार्ट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या होंगे, सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर कौन कौन से हैं, हार्डवेयर नंबर 1 पे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो होंगे जिनके ज़रिए हमारी इंफॉर्मेशन जाएगी कंप्यूटर तक। फॉर एग्जांपल मैंने पूछना है फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाकर सर्च करती हूँ, मैं लिखती हूँ व्हाट इज़ एआई और व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं टाइप कर रही हूँ। टाइप मैं किसके ज़रिए कर रही हूँ, कीबोर्ड के ज़रिए। सो कीबोर्ड क्या है, इनपुट है, ठीक है। कीबोर्ड क्या होगा, इनपुट होगा। और जब व्हाट इज कंप्यूटर का आंसर आएगा तो आंसर किसके ऊपर आएगा, आंसर आएगा वो जो उसकी एलसीडी होगी, जो उसका डेस्कटॉप होगा उसके ऊपर, जो सामने खुला होगा। तो वो जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है सामने मेरा जो ओपन है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। इसी तरह अगर मैं कंप्यूटर पे सॉन्ग्स लगाती हूँ तो स्पीकर जो होगा उसके ज़रिए मुझे वॉइस आएगी, ठीक है। जो स्पीकर होगा बेसिकली वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो जो डिवाइसेस है उनको भी क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। और लास्ट पे हम देख लेते हैं सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में ना मजीद एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो आगे पढ़ेंगे जब हम सीपीयू को थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर्स की। ये ज़रा गौर से आपने सुनना है। अब जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो दो तरह के हैं। नंबर 1 इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर and number 2 is system software. नंबर 1 इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 2 पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन दोनों में से इम्पोर्टेंट कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं होगा तो वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हम वॉइस बात ब्रेक करते हो रही है, हैं, जी बच्चे, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। तमाम स्टूडेंट्स को ये मसला आ रहा है वॉइस का? नो नो मैम। मैम, क्लियर है। नहीं No मैम, ma'am, क्लियर voice है। clear है. जी बच्चे, को फिर आपकी तरफ इंटरनेट इशू होगा।
लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि आप लोग मुझे साथ साथ ये बता रहे हैं, क्योंकि अगर फिर मेरी तरफ इशू हो तो मैं उसको सेट कर लूँ। चलें आगे चलते हैं। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसा कि अगर हम देखें कोई भी लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो जब तक अंदर विंडो नहीं होगी वो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह जो मोबाइल फ़ोन है उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो एंड्रॉयड होता है। ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर क्या होता है, एंड्रॉयड होता है। तो जब तक उसके अंदर वो एंड्रॉयड नहीं होगा वो मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह जब तक कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर विंडो नहीं होगी वो कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन नहीं होगा। तो ये क्या होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होती है। इसी तरह जो एप्पल का फ़ोन होता है अंदर भी एक सॉफ्टवेयर है, उसको iOS बोलते हैं। ठीक है, उसको iOS बोलते हैं। तो जब तक उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा वो वाला जो मोबाइल फ़ोन होगा वो ऑन नहीं होगा। तो दैट मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम अभी आपने एप्पल फोन का बताया है, वो जी दोबारा जी, बता दें। एप्पल फ़ोन में जो होता है वो सॉफ्टवेयर वो होता है iOS। और जो नॉर्मल मोबाइल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर होता है एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर। इसी वजह से उनको एंड्रॉयड मोबाइल भी बोलते हैं ना। और तीसरा मैंने आपको बताया कि जो विंडोज़ है, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर हम करते हैं, लैपटॉप के अंदर या मोबाइल लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो वो भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एलन टैनिंग ने। एलन टैनिंग ने क्या किया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अब बेचा एक और चीज़ भी याद कर लें, मतलब एक थर्ड सॉफ्टवेयर भी होता है, वो होता है यूटिलिटीज़। जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं यूटिलिटीज़। अब जो यूटिलिटीज़ है वो क्या करता है, वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं इनको मैनेज करता है। वो किसको कंट्रोल करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को। और थर्ड हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। तो एप्लीकेशन जितनी भी हम ऐप्स करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में डिफरेंट वर्क करने के लिए, डिफरेंट काम करने के लिए, चूँकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो हम ऐप्स वगैरह करते हैं। क्योंकि ऐप्स के पीछे भी देखिए कमांड सारी, जो जिन्होंने ऐप्स बनाई होती है ना, उन्होंने सारी पीछे कमांड वगैरह सारा उसको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। इसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको जो हमने पढ़ा है। यस मैम। चले जी, नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनपुट यस डिवाइसेस मैम। कौन से हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं। इसको मैं इस वजह से यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि पेपर में वो पूछ लेता है कि फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो इस वजह से ये आपको पता होना चाहिए। अब जो कीबोर्ड है वो कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। क्योंकि उससे हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर को दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पॉइंटिंग डिवाइसेस की, तो पॉइंटिंग डिवाइसेस में दो डिवाइसेस आते हैं, एक है माउस और एक है जॉयस्टिक। वॉइस को सॉरी जो माउस है उसको भी जब आप मूव करते हो तो माउस के जरिए भी आप क्या कर रहे होते हो, बेसिकली अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो कि तुम मतलब जो भी आपने काम करना होता है आप वो कर रहे होते हो। ठीक है, जैसे बैग जा रहे हो, किसी चीज़ को ओपन कर रहे हो तो वो कंप्यूटर के जरिए कर रहे हो। अब जो जॉयस्टिक होती है ना, ये भी जो है वो, ये तो गेम्स के लिए भी होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे जिस साइड पे आप जॉयस्टिक को मूव करवाएंगे तो वैसे वैसे मूवमेंट कहाँ पर होगी, आपके कंप्यूटर के अंदर होगी। जैसे कीबोर्ड पे जब हम कीज़ को यूज़ करते हैं तो कीज़ क्या करती हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन काम करती हैं। तो जॉयस्टिक क्या करेगी, वो भी इसी तरह काम करेगी। जैसे जैसे हम जॉयस्टिक को जिस साइड पे मूव करेंगे हमारे कंप्यूटर में क्या होगा, जो गेमिंग वगैरह के जो गेम्स होंगे वो उसमें जो भी वो कोई भी जो खेल रहा होगा वो वैसे वैसे मूव करेगा। तो जो जॉयस्टिक है वो भी क्या है, बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद हम थर्ड की बात कर लेते हैं, वॉइस इनपुट डिवाइस। अभी जो वॉइस इनपुट डिवाइस है, आपको पता ही होगा कि आजकल क्या होता है कि जो यूट्यूब है या गूगल है उसके साथ ना एक ऑप्शन होता है उसका माइक्रोफोन का भी, सॉरी माइक का भी। उस माइक को क्या करते हो, प्रेस करते हो और अगर आपने कुछ भी बोलना जब बोलते हो तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, टाइप हो जाता है और फिर वो सर्च ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब आपको लिखना नहीं पड़ता। तो ये क्या है, वॉइस इनपुट डिवाइस। तो वॉइस इनपुट डिवाइस भी क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि उसके साथ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ इनपुट डिवाइस। ये बच्चे समझ आ रही है।
यस मैम। यस मैम। जी ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं डिजिटल कैमरा। जो कैमरा होता है, चाहे वो लैपटॉप का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो मोबाइल का हो, वो क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन ले लेता है। ठीक है, क्योंकि आपको जो तस्वीर होगी वो कहाँ पर चली जाएगी, उसके अंदर चली जाएगी। तो वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, जो क्योंकि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास जा रही है, कंप्यूटर को दी जा रही है। तो कैमरा भी बेसिकली क्या होगा, इनपुट डिवाइस। अब जो नेक्स्ट है स्कैनिंग डिवाइसेस। तो वो डिवाइसेस जो जैसे स्कैनर्स होते हैं, तो स्कैनर्स भी क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई पेज है, मैंने उस पर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, जब ये पेज हम जाके स्कैनर के ऊपर रखते हैं तो वो पिक्चर एक बन जाती है, और वो पिक्चर किसके अंदर स्टोर हो जाती है, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, वो पिक्चर किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, कंप्यूटर के अंदर, स्कैनर के जरिए। एक तो पिक्चर से भी होती है ना, कैमरे से भी होगी एक, तो अगर आप कैमरे से भी करेंगे तब भी स्टोर होगी, लेकिन स्कैनर से भी क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो होगी वो किसके अंदर चली जाएगी, कंप्यूटर के अंदर। तो स्कैनिंग डिवाइसेस भी क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो जब हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे, इनपुट वो होगा जो इन्फॉर्मेशन हमने कंप्यूटर को दी है, वो है इनपुट। और वो इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर हमें देगा वो क्या होगी, आउटपुट होगी। वो इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर हमें देगा वो क्या होगी, आउटपुट। जैसा कि मैंने बताया आपको, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो आप कंप्यूटर चीज़ आपको दिखा रहा होता है, जैसे मॉनिटर, ठीक है, नंबर 2 पे प्रोजेक्टर, और नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं एलसीडी की। अब जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर क्या है, बेसिकली कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसको बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर। अच्छा जी, अगला जो था वो था प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर भी आप देखे होंगे, जो डिफरेंट वगैरह में भी यूज होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के पास होती है वो कंप्यूटर हमें शो करवा रहा होता है। ठीक है, प्रोजेक्टर को किसी भी एलसीडी कनेक्ट कर लिया जाता है या दीवार के साथ भी कनेक्ट करके जो उसका विजुअल डिस्प्ले होता है वो दीवार पे भी लिया जा सकता है या फिर किसी स्क्रीन पे भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और इसके बाद जो एलसीडी है वो भी क्या है, एक डिवाइस है। एलसीडी बेसिकली हम किसको बोलते हैं, जो एलसीडी भी बोला जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लॉटर की। प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर और प्रिंटर बेसिकली क्या करते हैं, दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन प्लॉटर होता है ना, ये बड़े लेवल पे काम करता है। ठीक है, ये ज़्यादा हाई आप कह लेंगे जो मैम जरा डाटा जूम होता है आउट ना कर उसको दें ये थोड़ा क्या सा, करता है। जी जी। जूम आउट करते हैं, जूम आउट। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लॉटर की। ठीक है, जो प्लॉटर है वो क्या करता है, जैसे प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट निकाल के हमें किसी भी चीज़ का देता है, तो प्लॉटर भी क्या करता है, ये भी हमें प्रिंट ही देगा, लेकिन ये बड़े लेवल पे प्रिंट देगा। मतलब क्या है कि प्लॉटर और प्रिंटर दोनों क्या है, ये आउटपुट डिवाइसेस है। जो स्कैनर है वो क्या है, इनपुट डिवाइस। फर्दर ये प्रिंटर की टाइप्स है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट, ये उसके टाइप्स है। लेकिन आप जस्ट इतना याद रखिए कि जो प्रिंटर है और जो प्लॉटर है ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि जो डिस्क ड्राइव है ना, डिस्क ड्राइव, ये यूज होती है बोथ एज अ इनपुट एज अ एंड आउटपुट डिवाइस। जी जी। मैम जो लेजर प्रिंटर होता है हमारे पास, ये इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है? लेजर बच्चे मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है, जी, लेजर प्रिंटर के बारे में, ठीक है, कि वो इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है, क्योंकि ये ना, लेकिन ये है कि मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। जी ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि जो डिस्क ड्राइव है ना, ये यूज़ होती है बहुत एज अ इनपुट भी एंड एज अ आउटपुट डिवाइसेस भी। अच्छा, ये जो लेज़र है ना, इसका मैंने पढ़ा होगा, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, मेरे माइंड में नहीं है कि इम्पैक्ट में आ रहा है या नॉन इम्पैक्ट में, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो डिस्क ड्राइव होती है ना, ये यूज़ होती है बहुत एज अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस।
इनपुट और आउटपुट डिवाइस ये क्यों डिस्क ड्राइव यूज होती है, क्योंकि इस ड्राइव के अंदर हम अपना डाटा स्टोर भी कर सकते हैं और जो हमने इसको डाटा दिया हुआ है वो हम अपना डाटा इससे ले भी सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर भी कर सकते हैं ड्राइव के अंदर, डिस्क ड्राइव के अंदर हम अपना डाटा इसको दे भी सकते हैं और जो हमने इसको डाटा दिया हुआ है वो उससे हम इसका क्या कर सकते हैं, आउटपुट भी ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ। ठीक है, कंप्यूटर जो मेमोरी है उसकी तरफ चलते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो होती है बाइनरी डिजिट्स में। जी, नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ। वॉइस क्लियर है सबको? Yes, ma'am, clear है। यस मैम क्लियर है। ये जरा आपने गौर करना है कि बाइनरी डिजिट्स कैसे काम कर क्या होते हैं। अब ये जो बाइनरी डिजिट्स है बेसिकली इसको हम बिट्स भी बोलते हैं। ये 0 और 1 है। ठीक है, जो बाइनरी डिजिट्स हैं ये 0 और 1 है। अब ये जो फॉर एग्जांपल अगर एक बाइनरी डिजिट होगा तो वो क्या होगा, या 0 होगा या 1 होगा। जब एक डिजिट होगा, बिट्स होगा, एक बिट तो वो 0 या 1 हो सकता है। जब ये दोनों होंगे तो कितने कॉम्बिनेशंस इनके बन सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशंस, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, और जब ये 8 होंगे तो 8 बिट्स कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड बाइट। जब ये 8 होंगे, 8 का मतलब क्या होगा कि 4 0 हो सकते हैं और 4 1 हो सकते हैं। 4 0 और 4 1 होंगे तो ये क्या बना देंगे, 8 बिट्स। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब ये जो 4 0 है और 4 1 है, जब हम इनके कॉम्बिनेशन दो दो के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। और वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इसके बन सकते हैं। और वो किस तरह, जैसे देखें 4 0 है और 4 1 है तो वो 0 0, ठीक है, फिर 0 1 1 0 1 1। जैसे अब ऊपर 2 के कितने बने हैं, 1 2 3 4 बने। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इनके जो बन सकते हैं। अब ये बाइनरी में भी बन सकते हैं, 2 2 भी बन सकते हैं, 3 3 भी बन सकते हैं, 4 4 भी बन सकते हैं, 5 5 भी, 6 6 भी, 7 7 भी और 8 8 भी, क्योंकि टोटल ये कितने हैं, 8 है। तो इनके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो बनाने हैं तो वो कितने बनेंगे, 256। बात समझ आइए? अच्छा, अब इसको मजीद थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर लिखा हुआ है, जस्ट एग्जांपल देती हूँ, जैसे लिखा हुआ है 0 0 1 0 0 0 1 1 और 1। ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, या जस्ट लिखा हुआ है 0 0 0 0 और लास्ट में क्या है, 1 है। 4 0 और उसके बाद क्या है, 1 है। तो ये 4 0 और लास्ट पे जो 1 है बेसिकली ये किसकी इंफॉर्मेशन, ये किसी अल्फाबेट को शो कर रही होगी। ठीक है, किसी नंबर को शो कर रही होगी, ये जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये उसका हाउस कोड होगा। फॉर एग्जांपल ए के लिए कौन सा कोड है, अल्फाबेट जो ए है उसके लिए कौन सा कोड होगा, कंप्यूटर का कौन सा कोड होगा, 0 0 0 0 1। तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जैक्टली जो है वो डिफरेंट होंगे, लेकिन ये काम ऐसे करते हैं। जब 8 बिट्स होंगे तो उनके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो कितने होंगे, 256 होंगे। और उसके अंदर तमाम जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ सकती है। बात समझ आई सबको? यस मैम। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि व्हाट इज किलोबाइट। जो किलोबाइट होता है उसके अंदर 1024 बाइट्स होते हैं। बाइट्स क्या हैं, बाइट्स जिसके अंदर 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, 8 बिट्स होंगे तो वो क्या होगा, बाइट्स होंगे। और बिट्स क्या है, 0 and 1, बाइनरी डिजिट। अब जो मेगाबाइट है, एक मेगाबाइट के अंदर मतलब एक एमबी के अंदर 1024 क्या होंगे, किलोबाइट्स, यानी कि केबी। कभी कभी आपने जब इंटरनेट ऑन किया हो तो समटाइम कुछ के मोबाइल फोन में ऊपर केबी भी शो रहा होता है, कितने केबी यूज हो रहे हैं। ठीक है, वो केबी क्या होता है, किलोबाइट्स। तो एक एमबी के अंदर 1024 किलोबाइट्स होते हैं।
इसी तरह जो 1 GB होता है गीगाबाइट, उसके अंदर 1024 MB होते हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास डाटा अगर 1 GB है, 1 GB है तो उसके अंदर कितने MB होंगे? वैसे 1000 MB है 1 GB के अंदर, तो 1024 है, तो अगर हम इसको वैसे रफली करें तो वो 1000 MB हो गया। तो 2 GB है तो कितना डाटा है उसके अंदर? 2000 MB। 3 GB है तो 3000 MB। अब इसका जो सबसे बड़ा यूनिट है वो कौन सा है? टेराबाइट, वो है TB। तो TB के अंदर के कौन से आते हैं? उसके अंदर जो आते हैं ना, जो मेमोरी आती है वो किस में आती है? GB में आती है, गीगाबाइट्स में आती है। और उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इतने ज़्यादा करैक्टर्स जो है वो स्टोर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किलो बाइट है ना, उसके अंदर 1024 बाइट्स है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर 1000 तक करैक्टर्स जो है वो स्टोर हो सकते हैं। करैक्टर्स मतलब इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो MB है तो MB में फिर उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। GB है, अगर किसी भी चीज़ की कैपेसिटी GB है कि इतने GB की है, तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या होगी? स्टोर हो सकती है। तो टेराबाइट में सबसे ज़्यादा। ये जस्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर की लैंग्वेज का, ठीक है, मशीन लैंग्वेज का, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज को वैसे मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसको लो लैंग्वेज भी बोलते हैं, और जो इंसान की लैंग्वेज होती है इसको हाई लैंग्वेज बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, HLL, हाई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद हम कंप्यूटर मेमोरी की बात कर लेते हैं। उसमें मेनली 2 तरह की जो मेमोरीज है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, दूसरी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम वॉइस भी नहीं और स्क्रीन भी। जी जी, वो मैं सेट कर रही हूँ, मैं सेट कर रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, मुझे अभी बताएं, स्क्रीन शो हो रही है अभी? यस मैम हो रही है। चलिए, अभी जो है वो इम्पोर्टेंट एक दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपसे डिस्कस करनी है, वो पहले कर लेते हैं। अच्छा, CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके अंदर लगी होती है चिप्स, उसके अंदर चिप्स लगी होती है, ठीक है। उसके अंदर किसकी चिप्स लगी होती हैं? बेसिकली जो चिप्स लगी होती है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है, और वो जो चिप्स होती है वो सिलिकॉन की होती है। इसी वजह से अच्छा, जो कंप्यूटर का ज़्यादातर काम है ना, कंप्यूटर का, उसके बाद जितना भी ये काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सारा काम, ये ज़्यादा सारा का सारा काम मेनली कहाँ पे होता है? मतलब जो ज़्यादा काम है वो होता है अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में शायद कैलिफोर्निया में होता है, एग्जैक्ट मुझे उसकी जो स्टेट है वो याद नहीं है, लेकिन ये सारा काम कहाँ पर होता है? अमेरिका में। और अमेरिका में क्या है? सिलिकॉन वैली। बात समझ रहे हैं? अमेरिका में क्या है? सिलिकॉन वैली, क्योंकि जितना भी ये चिप्स, कंप्यूटर की जितनी भी माइक्रो चिप्स पे काम होता है ना, ये किसकी होती है बनी? सिलिकॉन की बनी होती है। जी बच्चे, मेरी वॉइस आ रही है सबको? जी मैम। जी जी, मुझे लग रहा था शायद वॉइस नहीं, इस वजह से जो है ना वो, अच्छा, ये सिलिकॉन की होती है। और इसी वजह से अमेरिका में जगह है ना जहाँ पे ये ज़्यादा काम होता है उसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली। अच्छा, और एक चीज़ भी याद रखें, जितनी भी जो चिप्स बनती हैं, ये जो कंप्यूटर के रिलेटेड जितनी भी चिप्स हैं, ये सारी की सारी बनती हैं बेसिकली ताइवान में। मतलब ये कहा जाता है कि जो अमेरिका है, अमेरिका जितना भी ये काम कर रहा है AI पे,
यहाँ कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी पे जितना वो एडवांस होता जा रहा है उसके पीछे कौन सी चीज़ है? उसके पीछे है ताइवान। उसकी बैकबोन कौन सी है? ताइवान। अगर ताइवान वो माइक्रोचिप्स ना बनाए तो जो अमेरिका है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में या मतलब कंप्यूटर में, एआई में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कभी भी आगे नहीं जा सकता। बात समझ रही हैं? और इसके यस अलावा सर। अभी भी आप देखेंगे कि हमारी जो मतलब डिफरेंट हमारी कंट्रीज तो नहीं, लेकिन जो वेस्ट कंट्रीज हैं, जो वेस्ट हैं वो क्या कर रही है, उनका वो इन ये जो इसके पीछे भाग रहे होते हैं। मेरे माइंड से बात निकल गई है। चलो फिर जब आएगी तो फिर डिस्कस कर लूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि जो चिप्स हैं, बेसिकली जो माइक्रो चिप्स हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। चिप्स किसकी हैं? वो सिलिकॉन की। और ओवरऑल अगर हम देखें तो अमेरिका इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आ गया, तो उसके पीछे भी उसको कौन लीड कर रहा है? उसके पीछे भी कौन है? उसके पीछे है ताइवान। वो जितने भी चिप्स हैं, माइक्रो चिप्स हैं, वो किससे लेता है? ताइवान से लेता है। अच्छा, एक और चीज़ आपने सुनी होगी, अच्छा एक और चीज़ हमने डिस्कस करनी है, वो है सीपीयू के अंदर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम करता है उसको बोलते हैं कोर। CORE, कोर। ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसके अंदर बेसिकली जो यूनिट्स काम कर रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उस यूनिट को क्या बोलते हैं? कोर। अच्छा, वो कंप्यूटर्स जिनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनके अंदर एक कोर होती है, मतलब वो एक वक्त में एक काम कर सकते हैं। जिनके अंदर कोर एक से ज़्यादा होती है, मतलब कोर 2, कोर 3, कोर 4, कोर 5, और उसको हेक्सा कोर भी बोलते हैं। ठीक है, हेक्सा कोर, हेप्टा कोर। तो जितनी ज़्यादा उसकी कोर्स ज़्यादा होती हैं उतना ज़्यादा उसका मतलब क्या है कि उसका जो CPU होगा वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, वो फास्ट होगा। वो एक टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। वैसे तो हमारे कंप्यूटर्स करते हैं काम, लेकिन स्पीड उनकी उतनी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे उसकी कोर ज़्यादा होती जाएगी तो उसकी जो स्पीड है कंप्यूटर की वो भी ज़्यादा होती जाएगी। बात समझ आ गई? तो ये जो कोर था ये एक इम्पॉर्टेंट मैम कॉन्सेप्ट है जो आपकी आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। आपकी स्लाइड्स विजिबल नहीं है मैम। प्लीज शेयर कर दें, स्क्रीन वो शेयर मैं कर शेयर दें कर स्लाइड। दूंगी, वो मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, स्लाइड्स में शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। हाँ जी बच्चे, यहाँ तक समझ आ गई सबको? यस सर। हाँ जी बच्चे, यही आज का आपका लेक्चर था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो जो आपका कंप्यूटर का लेक्चर होगा वो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और उसको वैसे भी अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने किया था वो लेज़र वाला, तो बच्चे वो मेरे माइंड से स्किप हो गया हुआ। मैंने पढ़ा होगा कभी पहले, लेकिन अभी उसको नहीं पढ़ा मैंने। बाकी जो आपने लेक्चर लिया उसके हवाले से अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। मैम कुछ स्लाइड में वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का जिक्र था, वो क्या चीज़ है? जी जी बेटा, अगर वो आप रैम और एक्सप्लेन रोम कर का था। ठीक है, वो बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी और उसका था रीड ओनली मेमोरी का था। उसमें वो मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड होती है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, ऑफ होगा, वो जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। वो नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, वो मेमोरी मतलब वो ज़ाया नहीं होगी, वो उसके अंदर हमेशा स्टोर है कि जब आप उसको, वो बेसिकली कंप्यूटर जो ऑन होता है, ऑन या ऑफ होता है, वो उसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी इन्फॉर्मेशन की बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो वो मेमोरी होती है कि जब भी आप काम कर रहे होते हो किसी भी इंटरफेस पे तो वो सेव नहीं होती। तो वो बेसिकली वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का उड़ जाना, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, अगर हम इसकी बाय मीनिंग देखें तो वो जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। और जो हमारी स्टोर रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल। लेकिन ये जो रोम और रैम का कॉन्सेप्ट है इसको हम मज़ीद इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है वो कवर करेंगे। अभी जस्ट इतना याद रख लें कि जो रोम है वो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये याद कर लें और ये याद कर लें कि एक क्या होती है? वोलेटाइल, और दूसरी क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो नोट्स में शेयर कर दूंगी, वहाँ पे लिखा होगा कौन सी वोलेटाइल है और कौन सी नॉन वोलेटाइल है। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चे, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में मैसेज कर दिया करें। तो वो चीज़ें जो आपको आती हैं, जो वो चीज़ें जो हमें आ रही होती हैं तो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।
का नंबर है, तो जो रिपोर्ट नहीं आपको सेंड की कहते हैं आप लोग मेरे खाने पानी पहले पता लगेगा पानी में तो मसला है कोई बीमारी है उसके साथ इससे आप रिपोर्ट का पानी का बनना हो गया अगर आपको मतलब वहाँ पर चक्कर वाले तो जब वो पूरी पता कर जब तक वो बस गुम हो जाते हैं पहले एक जो रिपोर्ट है EICD की रिपोर्ट तो मुझे भी रखनी होगी बाकी लाने का तो भेजती हूँ बहुत ज़्यादा ਲਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਦਵੋ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲ ਗਿਆ ਪਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਠਾਓ ਕਿ ਖਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਪੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ सारा साल में सब रहे तो पानी ना बहुत थोड़ा दो एक फुट बगैर में मंगना है पर थोड़ा ही पानी देना जिन्हें पानी पी पी के सोने में तार के जो सांस में करना है मैं तो करवा के ले रहे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ है
चाहिए। फिर से बंद कर दे। फिर से